एक साल पहले एक लड़का को एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार दोनों के सर पे चढ़कर इस कदर बोलने लगता है कि जब भी दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना वो दोनों प्रारंभ कर देते हैं। प्यार का शुरुआती दौर था। शुरू में थोड़ा सा वो लोग डरते थे कि कोई हमें देख ना ले। जैसे ही थोड़ा सा समय का चक्र आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से ललायत हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें वादे भी खा लिए। और जब भी होता था, जब भी समय मिलता, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने से बाज नहीं आते थे। चोरी छुप के जहां भी उन दोनों को सेफ जगह महसूस होता था या फिर उन्हें लगता था कि यहां हम सेफ हैं, यहां हमारे घर वाले नहीं देख सकते हैं, तो वहां वो लड़का और वो लड़की दोनों आपस में मिला करते थे। लेकिन कहा गया है ना कि जब जब प्यार परवान चढ़ता है तब तब उस प्यार पे कहीं ना कहीं किसी की नजर लग जाती है। और ठीक वही चीज उन दोनों के भी साथ हुआ। एक दिन जब दोनों लड़का लड़की एक जगह मिल रहे थे, इसी मिलने के दौरान उसके भाई का नजर, लड़की के भाई का नजर पड़ता है और उसका भाई ये देखता है कि हमारी बहन एक लड़के से मिल रही है। वो तुरंत वहां पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस लड़के का कॉलर पकड़ के उसको जोर से एक तमाचा लगाता है और कहता है तुम्हें प्यार का नशा चढ़ गया है, तुम्हारे प्यार का भूत मैं अभी उतारता हूं। इतना कह के उसके ऊपर लात घूसे की बरसात कर देता है। एक दो थप्पड़ अपनी बहन को भी मारता है। उसकी बहन पीछे हट जाती है। और इस बीच जब लड़की के घर वाले को पता चलता है कि उसके बेटे के द्वारा किसी लड़के की पिटाई हो रही है और उसका रीजन यह है कि उसकी बहन से एक लड़का चोरी चोरी छुपके मिल रहा था, उससे बातें कर रहा था, ऐसा सुन के उसके घर वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद उसके घर वाले भी मानो उग्र होकर पहुंचते हैं। किसी के हाथ में लाठी होता है, किसी के हाथ में डंडा होता है और बड़े ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही बुरे तरीके से उस लड़के को पीट रहे थे। बात यहां तक ही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उस लड़के के साथ लड़की के घर वालों ने जिस बड़े और बुरे घटना को अंजाम दिया, यकीन मानिए जब उस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी अंतरात्मा कांप जाएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आज के इस आधुनिक युग में भी कोई एक इंसान इतना बड़ा कृत्य कर सकता है। आज की यह सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांती थाना अंतर्गत सोनबरसा की है। सोनबरसा जो कि एक गांव है, सोनबरसा की एक लड़की सौरभ नाम के एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी और वो लड़का सोनबरसा के ही पास के गांव रामपुर शाह का रहने वाला था। दोनों सौरभ राज और वो लड़की जब भी उन्हें मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आपस में टाइम एक्सपेंड करते थे। एक दिन की बात है जब दोनों वो लोग आपस में मिल रहे थे, इसी बीच उसके भाई की नजर उस पर पड़ती है। और जब उसके भाई की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है कि हमारी बहन किसी लड़के से मिल रही है, किसी से बात कर रही है, इसके बाद उसका भाई उस जगह पे, उस घटना स्थल पे पहुंचता और पहुंचने के बाद उस लड़के को बड़े ही बेरहमी से मारना प्रारंभ कर देता है। जब इस बात की सूचना लड़की के घर वालों तक जाती है तो लड़की के घर वाले भी वहां पे पहुंचते हैं, कुछ सगे संबंधी भी पहुंचते हैं। मतलब वहां पे पहुंचने वाले लोगों की संख्या 5 से 10 की तादाद में हो जाती है और वो लोग भी हैं और बड़े ही बुरे तरीके से सब लोग मिलके सौरभ राज को मारने लगते हैं। जब इस बात की सूचना उस लड़के के घर वाले को दी जाती है किसी के द्वारा कि आपके बेटे को कुछ लोग सोनबरसा में बड़े ही बुरे तरीके से पीट रहे हैं, क्योंकि उस लड़के का जो गांव था वो भी उस लड़की के गांव के बगल में ही था, जो कि कांती थाना अंतर्गत वो गांव भी पड़ता था। इसलिए तुरंत इस बात की सूचना लड़के के घर वालों तक पहुंचती है। जैसे इस बात की सूचना लड़के के जो पिताजी होते हैं, उनका नाम मनीष कुमार होता है, वो वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि हमारे बेटे की बड़े ही बुरे तरीके से पिटाई हो रही है। वो उन लोगों के आगे हाथ गोड़ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे की गलती है, हमारे बेटे की सबसे बड़ी गलती यही है कि हमारा बेटा इस गांव में आके एक लड़की से बात कर रहा था। अब इन दोनों के बीच क्या मैटर है इस बात के बारे में तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मेरा लड़का गलती किया है तो मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि अब दोबारा ये गांव में आएगा ही नहीं। जिस लड़की के चलते मेरे बेटे को आप लोग मार रहे हैं, इस बात की मैं पूरी तरीके से गारंटी लेता हूं कि अब दोबारा मेरा बेटा कभी भी सोनबरसा गांव को अपना मुंह भी नहीं दिखाएगा। अगर हमारा बेटा गलत है तो मैं अपनी ओर से आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और अब मेरे बेटे को मत मारिए, मेरे बेटे को जाने दीजिए। वो हाथ गोड़ जोड़ के अपने बेटे को लेके वहां से चला जाता है और इसके बाद अपने बेटे को नौकरी करने के उद्देश्य से वो उड़ीसा भेज देता है। जो सौरभ राज था वो उड़ीसा चला गया और उड़ीसा जाने के बाद अपना कमाने खाने लगा, वहां
एक प्राइवेट नौकरी में लग गया। पूरी तरीके से ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो भी पैसे कमाता वो अपने पैसे घर भी भेज रहा था, वहां से फोन पे अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधियों से बात भी कर रहा था। वो काफी खुश था अपने जीवन में। इसी बीच कुछ दिन के बाद उस लड़की के रिश्ते में लगने वाली एक बहन थी, उस बहन का शादी था और उसके शादी में सौरभ राज अपने गांव पहुंचता है। जब वो अपने गांव पहुंचता है, उसकी शादी भी होती है। शादी में पूरी तरीके से वो खुश था। एक अच्छा माहौल था घर का, सब लोग खुश थे और सब लोग पूर्व में जो घटना घटी थी सौरभ राज के साथ, उस घटना से निकल चुके थे। चूंकि घर में शादी का माहौल था, सब लोग खुश थे। इसी बीच लड़की के घर वाले को इस बात की सूचना सोनबरसा कोई पहुंचा देता है कि वो लड़का अपने गांव आया हुआ है। इसी बीच इस बात की जानकारी जैसे ही लड़की के घर वाले को होता है, अब उस लड़के को लड़की के घर वाले की ओर से बुलाया गया या फिर वो लड़की बुलाई, क्या मंशा रहा होगा इस बात की सत्यता तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है सौरभ राज के पास एक फोन आता है। वो फोन उस लड़की का था और वो लड़की कहती है कि मुझे अभी तुरंत आपसे मिलना है, मैं मिलना चाहती हूं, मुझे जरूरी बात करनी है। वो लड़का वो तुरंत वहां से सोनबरसा पहुंच जाता है और वो लड़की से मिल ही रहा था। 1-2 मिनट का टाइम अभी तक एक्सपेंड किया होगा। इसी बीच उसका भाई उस लड़के के पास पहुंच जाता है और फिर से वही कृत्य जो कि उसके साथ पहले हो चुका था, उसको मारना स्टार्ट कर देता है। उसको मारता देख कुछ लोग और चले आते हैं वहां पे और वो भी उस लड़के को, मतलब सब लोग मिलके बड़े ही बेरहम तरीके से पीटने लगते हैं। वो लड़का पूरी तरीके से हाथ गोड़ जोड़ रहा है, इस बात के लिए मिन्नतें कर रहा है, भीख मांग रहा है, रहम की भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं अपना मुंह दिखाने के लिए अब सोनबरसा नहीं आऊंगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। वो लगातार हाथ जोड़ रहा था, उन लोगों के पैरों पर भी गिर रहा था, रहम की बार बार भीख मांग रहा था, लेकिन इस बात का कोई भी प्रभाव उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है और वो लोग बड़े ही बेरहम तरीके से जानवरों की भांति उस लड़के की कंटिन्यू पिटाई करते रहते हैं। लगातार 1.5 से 2 घंटे तक उसको पीटते रहते हैं और इतने बुरे तरीके से पीटते हैं कि वो लड़का पिटाई के दौरान ही बेहोश हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह लड़का नाटक कर रहा है, ये बेहोश नहीं हुआ है। बेहोशी की हालत में भी उस लड़के के शरीर पर चढ़कर उसको कुचलते हैं, पूरे तरीके से उसको हर वो दर्द देते हैं, हर वो पीड़ा देते हैं लड़की के घर वाले। जिस बात को सुनने के बाद, जिस बात को जानने के बाद एक आम इंसान कहीं ना कहीं सिहर जाएगा। बेहोशी के हालत में भी वो लोग, लड़की के घर वाले, उसको बुरी तरीके से पीटते रहे। उसके प्राइवेट पार्ट को लोग कुचल देते हैं, पूरी तरीके से कुचल देते हैं और ऐसा बताया जाता है कि एक धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को ही सब्जी के भांति काट के अलग कर दिया जाता है। उस लड़के की हालत पूरी तरीके से खराब होने लगती है। जल्दी जल्दी उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचा के लड़की के घर वाले वहां से भाग जाते हैं और जब इसी बीच जब इस बात की सूचना, इस बात का खबर लड़के के घर वालों तक पहुंचती है कि आपके बेटे के साथ बड़ा ही बुरा हुआ है, आपका बेटा उस लड़की से मिलने फिर दोबारा चला गया था, जब वो मिल रहा था, इसी बीच लड़की के घर वाले वहां पे न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि पहुंचने के बाद बड़े ही बुरे और बेरहम तरीके से उसको पीटते हैं और पीटने के बाद उसको उसी अवस्था में प्राइवेट पार्ट काटने के उपरांत उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उसी अवस्था में छोड़ देते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना उसके घर वालों तक पहुंचती है, उसके जो पिताजी होते हैं, मनीष कुमार उनका नाम है, वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और न सिर्फ वो पहुंचते हैं बल्कि सैकड़ों लोग, रामपुर शाह जो गांव था वहां के सैकड़ों लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचकर मानो हंगामा खड़ा कर देते हैं और सब लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं। पूरे तरीके से वहां का माहौल पूरा गमगीन हो जाता है इस बात के लिए कि इस लड़के के साथ आखिर इतना बुरा कृत्य लोग कैसे कर सकता है। उस लड़के की सिर्फ और सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो उस लड़की से मिल रहा था। वो लड़का कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बहन के लिए वो उड़ीसा से छुट्टी लेकर, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव आया था कि अपनी बहन की शादी में मैं भी थोड़ा सा हाथ बटा पाऊंगा, मैं भी बहन की शादी की खुशी में शामिल हो पाऊंगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ इतने बड़े और बुरे घटना को अंजाम दिया जाएगा, इतने गंदे कृत्य को अंजाम दिया जाएगा। उसने कभी इस बात की परिकल्पना सपने में भी नहीं किया होगा। जैसे ही उसके घर वाले के साथ साथ गांव के लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं,
उसकी बदहाल स्थिति को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और रात भर तो किसी तरह वो लड़का काट लिया। अगले दिन सुबह के 10 बजे के आसपास वो लड़का दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के उपरांत जितने भी लोग उस लड़के के गांव के उस हॉस्पिटल में पहुंचे थे मानो आक्रोशित हो गए। पूरा शोर शराबा स्टार्ट कर दिए, हंगामा स्टार्ट कर दिए, पूरा हॉस्पिटल का माहौल बदल गया। और वो उसी समय जितने भी लोग हॉस्पिटल में पहुंचे थे और कुछ लोग और भी लगभग 200 से 300 लोग वहां से उस सौरभ राज के डेड बॉडी को लेके सीधा सोनबरसा गांव पहुंचते हैं और सोनबरसा गांव पहुंचकर पहले उस लड़के के घर जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि उस घर पे कोई था ही नहीं, पूरे तरीके से उस घर में ताला लगा हुआ था और ताला लगने के बाद सब लोग ये समझ जाते हैं कि डर से ये लोग हो सकता है कि कहीं निकल गए होंगे। इसी बीच पुलिस की टीम भी वहां पे पहुंचती है। कई थाने के पुलिस को वहां पे बुलाया जाता है। मानो सोनबरसा गांव पूरी तरीके से एक छावनी के रूप में तब्दील हो गया था। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहां पे न घटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमा वहां पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो गया था। उस गांव में जितने भी लोग गए थे पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे। भीड़ हिंसक न हो इस बात को लेके पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा एडिशनल फोर्स की व्यवस्था वहां पे की गई थी। पुलिस वाले किसी तरह समझा बुझा के लड़के के घर वाले को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के बाद 2, 4, 5, 6 घंटे बीत जाने के बाद उस लड़के की चिता उस लड़की के घर के आगे सजाई जाती है और उस लड़की के घर के आगे ही उसके चिता में आग लगा दिया जाता है और उस लड़के को जलते हुए पूरा सोनबरसा, या फिर यूं कहें कि सोनबरसा के अलावा अगल बगल के जितने भी गांव के लोग थे जो वहां पे पहुंचे थे, वो सब के सब लोग इस घटना को अपने आंखों से देख रहे थे। अब उस डेड बॉडी को कहीं लेके जाने का कोई सवाल ही नहीं था। पुलिस उस बॉडी को वहां से निकालने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही थी कि भीड़ आक्रोशित हो जाएगी और जब भीड़ आक्रोशित होगी तो हो सकता है पुलिस के ऊपर भी पथराव करे, तो तमाम तरह के कोई वैसे कृत्य न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके डेड बॉडी को वहीं पे जला दिया जाता है और जलाने के बाद किसी तरह घर वाले को समझा बुझा के शांत किया जाता है। और आज वो लड़का सौरभ राज अब नहीं है और उस बहन ने ये सोचा नहीं होगा कि जो भाई हमारे शादी में ये सोच के आया था कि हम अपनी बहन के शादी में थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर पाएंगे, अपनी बहन के शादी में थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे, हम थोड़ा सा अपनी खुशी का इजहार कर पाएंगे, अपने बहन के शादी के काम काज में थोड़ा सा हम हाथ बटा पाएंगे, लेकिन क्या पता उसी भाई का वो दिन आखिरी दिन होगा, ये कभी उसने परिकल्पना तक नहीं किया होगा। वह हमेशा के लिए अपने घर वाले से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से जुदा हो गया होगा। उसके माँ पिता के साथ साथ उसके सगे संबंधियों का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग ये कह रहे थे कि काश अगर सौरभ राज उस फोन को इग्नोर किया होता या उस फोन को गंभीरता से नहीं लेता या फिर उस फोन पे बात करने के उपरांत वो उस गांव में नहीं पहुंचता तो शायद ये वारदात होती ही नहीं। और जब ये वारदात नहीं होती तो सौरभ राज आज जीवित होता, हम सबके बीच होता। और इसलिए इस वारदात की भनक कहीं ना कहीं सौरभ राज के पिता मनीष कुमार को लग गई थी कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का बड़ा कृत्य होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब उनके बेटे को पहली बार पीटा जा रहा था उसी समय अपने बेटे को उड़ीसा कमाने के उद्देश्य से भेज दिया था कि वो उड़ीसा रहेगा तो कम से कम गांव घर से दूर रहेगा, उस लड़की से दूर रहेगा, क्योंकि उसको आभास हो गया था कि हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य ये लोग करने वाले हैं या करेंगे। दोस्तों, वाकई कई बार इंसान कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले लेता है जो फैसला उस इंसान के जीवन पे आ जाता है। इस घटना को बताने का, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और कहीं भी कोई भी जगह अगर जाएं, ऐसे सब जब मामले अगर चल रहे हों तो सोच समझ के जाएं, या फिर उस स्टेप के बारे में पहले आप पता करें कि अगर हम वहां जाएंगे तो खुद को सेफ महसूस करेंगे या नहीं। सिक्के के दोनों पहलू देख के चलें, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर कुछ पॉजिटिव पहलू अगर आपको दिख रहा है तो कुछ परसेंट वहां पे नेगेटिव पहलू को भी देखें और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखते हुए अपना अगला कदम उस रास्ते की ओर उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस रास्ते में आप कदम रख रहे हैं उस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब
तो उसके साथ इतने बड़े कृत्य को अंजाम दिया गया, उसको बुला के बड़े ही बेरहम तरीके से उसकी पिटाई की गई, और न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को सब्जी के भांति काट के उड़ा दिया गया। हालांकि यह घटना 3 साल पहले की घटना है, लेकिन इस घटना को मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि मैं आपको जागरूक कर पाऊं, आपको सचेत कर पाऊं। बाकी इस घटना को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह भी बताएं कि इस पूरे घटना में सबसे बड़ा दोषी कौन है। वो लड़की जिसने फोन करके सौरभ राज को अपने घर बुलाया, या फिर उस लड़की के घर वाले सौरभ राज के जाने के बाद उसकी पिटाई किए वो, या फिर लड़के के घर वाले जो कि ये पहले से जान रहे थे कि हमारे बेटे के साथ पहले ये हुआ है, या फिर खुद सौरभ राज। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके हर कमेंट का बड़े ही मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।